हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई स्टैंडर्ड के लिए। तो ये सैम्पल पेपर्स हैं कुछ एक, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर में वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 30 एंड 70 इज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन्हीं के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2100, तो दैट इज योर आंसर। ओके, तो LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो आंसर आ गया 2100। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फिगर शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर विच। ये आपको पैराबोला की कर्व दी है और ये x और y एक्सिस हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे पूछा है a, b और c की वैल्यूज़ क्या होंगी, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो जिनको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इस तरह से पैराबोला शेप मिलती है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं। या तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुला होगा या नीचे की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ खुला है इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आपको ए बी सी की वैल्यूज़ पूछी हैं तो ए तो बिल्कुल सबसे ईजी होता है। अगर पैराबोला अपवर्ड बनाए तो ए हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है दैट मीन्स कि ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज ए लेस देन 0। अब बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होते हैं। ये होता है -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और इसका y कोऑर्डिनेट होता है -डिस्क्रिमिनेंट/2a। अब ये पॉइंट हमेशा यही होगा, इसके वर्टिसेस यही होते हैं, चाहे ये पॉइंट यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है। ओके, अब c की वैल्यू निकालते हैं पहले क्योंकि c इजी है। तो c की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, जैसे हमें पता है पॉलिनोमियल है हमारा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो y आ जाएगा आपका c के बराबर। तो c को हम y का इंटरसेप्ट कहते हैं। y का इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जहाँ y एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वहाँ y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। तो यहाँ पे y एक्सिस को ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में दैट मीन्स कि c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो c की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू b की। तो b के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, सिर्फ इसको चेक करना आपने कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं साइंस आपके, तो एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। दैट मीन्स कि -b/2a दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। -b अब 2a, a तो आपका पॉजिटिव हो, हमने चेक कर लिया अपवर्ड पैराबोला है, तो ये वाली क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव ही होगी। तो इस 2a को अगर हम परे भेजें तो ये 2a से 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इनइक्वालिटीज़ होती है, पर चलो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपको समझने की, आप सिंपल कर सकते हो। तो -b ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये ऑलरेडी माइनस है। अब ये वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी, जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि b को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये क्वांटिटी 0 से बड़ी हो सकती है। दैट मीन्स कि b क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब b क्या है, 0 से छोटा, तो b का साइन क्या होगा, लेस देन 0। तो ये बन गया आपका आंसर। तो कौन सी ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर, a 0 से बड़ा बिकॉज अपवर्ड पैराबोला है, c ग्रेटर देन 0 बिकॉज ये ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, और b नेगेटिव है क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 2a ऑलरेडी आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो देयरफॉर ऑप्शन ए। अब देखते हैं थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल्स टू 0 है। कौन सा सॉल्यूशन होगा। वैसे ग्राफ भी दिया है, ग्राफ भी आपको दिख रहा है, पैरेलल लाइंस बन रही है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और आपको कंडीशन पता है कैसे चेक करते हैं, कोएफिशिएंट्स की रेशोज़ को। तो जो x के कोएफिशिएंट्स होते हैं ये दोनों इक्वेशंस में, इस x के कोएफिशिएंट को a कहते हैं। फर्स्ट का कोएफिशिएंट a1 होगा, सेकंड का a2 होगा। वैसे ये b1 b2 c1 c2, तो उसको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके a1/a2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो वो होती हैं पैरेलल लाइन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर तीनों इक्वेशंस तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो ये होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स, और इनके होते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशो चेक करेंगे। तो ये है आपका A1 है यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन A2 है -3, B1 है 2, ये है -6, ये है 5 और ये है 1। तो यहाँ पे देखिए इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 3 तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो आ गया। ये भी 1 अपॉन -3 है, ये भी ये माइनस का साइन है, 1/3 है। ये दोनों इक्वल हैं बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को मीट कर रहा है। दैट मीन्स कि पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है। तो देयरफॉर कौन सी ऑप्शन आएगी करेक्ट? दिस इज नो सॉल्यूशन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैथ्स ओलंपियाड ऑफ 2020 एट एनिमल प्लेनेट 2 representatives फ्रॉम द डंकीज साइड while solving a quadratic equation committed the following mistakes. पहला है, one of them made a mistake in the constant term and got the roots as 5 and 9. और second condition है, another one committed an error in the coefficient of x and he got the roots as 12 and 4. But in the meanwhile, they realize that they are wrong and they managed to get it right jointly. Find the quadratic equation. तो 4 ऑप्शंस दिए। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, अगर आपको ऊपर का नहीं भी समझ में आता तो डोंट वरी, आपको सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है। फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन जिसने भी बनाई उसने मिस्टेक कहाँ की? कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म होती है आपकी C, और उसको रूट्स मिले यानी कि अल्फा और बीटा मिला 5 और 9। और दूसरे डंकी ने मिस्टेक कमिट करी इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है A, और उसको रूट्स मिले 12 और 4, लेकिन दोनों ने मिलके करेक्ट इक्वेशन बना ली। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कैसे करेंगे देखिए। ओके, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अगर हम x² के कोफिशिएंट A को अगर हम 1 कर लें तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और हमने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की एक और फॉर्म पढ़ी है जीरोस की फॉर्म में, वो क्या होता है? x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? x² का कोफिशिएंट 1 है दोनों तरफ, यहाँ x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे b है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b के बराबर। और अल्फा बीटा किसके बराबर है? c के बराबर। अब जो पहला डंकी है उसने मिस्टेक की है कांस्टेंट टर्म में, यानी कि इसमें, यानी कि उसका प्रोडक्ट ठीक नहीं आया है लेकिन उसका सम तो ठीक आया होगा। ठीक है, और जो सेकंड है उसने मिस्टेक की है एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स में और उसको रूट मिलेगी। दैट मीन्स कि उसको प्रोडक्ट तो करेक्ट मिला होगा, कांस्टेंट टर्म तो ठीक मिली है, यानी कि फर्स्ट वाले का ये करेक्ट है और सेकंड वाले का ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो बना लेते हैं x²। अब फर्स्ट का ये करेक्ट है यानी कि सम करेक्ट है, तो सम क्या है? फर्स्ट के रूट्स थे 5 और 9, तो 5 + 9 हो गया आपके पास, ये 5 + 9 = 14 आ गया। तो b की वैल्यू मिल गई हमें -14, साथ में आएगा x। और प्रोडक्ट करेक्ट है सेकंड वाले का, तो सेकंड को रूट मिले हैं 12 और 4, तो 12 × 4 48। तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों ने मिलकर करेक्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, बिकॉज एक के पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेक्ट था और एक के पास सम ऑफ जीरोस करेक्ट था। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक आ रही है। ओके, सो करेक्ट इक्वेशन है x² - 14x + 40। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A14 इज 32। तो आई थिंक सभी को ANth टर्म का फॉर्मूला आता होगा, A + n - 1D। तो हमें गिवन है A18 - A14 इज इक्वल्स टू 32। तो A18 को हम लिख सकते हैं A +
n माइनस वन इनकी 18 माइनस वन दैट इज 17d माइनस a 14 को हम लिख सकते हैं a प्लस 13d और इसकी वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में दैट इज 32। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल्स टू 32, a गॉट कैंसल, 17 माइनस 13 4d इज इक्वल्स टू 32, d इज इक्वल्स टू 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर B, C एंड D। तो 3 वर्टिसेस दिए, A नहीं दिया हमें, B, C और D दिए हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज। तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, जो रेक्टेंगल होती है दिस इज योर ABCD। हमेशा ऑर्डर में लेने हैं वर्टिसेस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हो। तो डायगोनल्स होते हैं हमारे AC और BD, ठीक है, AC और BD। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जितनी लेंथ AC की होगी उतनी ही BD की होगी, यानी कि AC और BD दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो हमें ABCD में से A के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, B, C और D की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हम BD डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू आएगा, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और D की कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। तो x2 माइनस x1 इनकी 4 माइनस 0 तो 4 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 दैट इज अंडर रूट 25। तो आंसर इज 5, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3 6 एंड B -12 -3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 एंड B दैट इज -12 एंड -3। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट गिवन है आपको, लाइक इस क्वेश्चन में आपको AB लाइन सेगमेंट गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -12, -3। तो इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट कट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने P मान लिया और उसमें कहा है वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि हमें रेशो निकालनी है तो रेशो निकालने के लिए हम हमेशा रेशो लेते हैं k/1। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है, नॉर्मली हमने पढ़ा था फॉर्मूला, उसमें क्या पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। जब रेशो दी होती थी आपको m1/m2, बट यहाँ पे रेशो क्या लिए हमने, k/1 लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 की जगह k यूज करेंगे, m2 की जगह 1 यूज करेंगे। अब x की वैल्यू तो नहीं पता है, तो x भी नहीं पता और k भी नहीं पता, तो वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ से k की वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी। तो हम y कोऑर्डिनेट को वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y जो कि हमारे पास है 0 और m1 है k इंटू y2 दैट इज -3k, फिर आता है आपका प्लस, दिस इज सेकेंड रेशो दैट इज m2 जो यहाँ पे 1 है, दिस इंटू y2, तो +6 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, यहाँ पे k+1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा -3k + 6 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज -3k इज इक्वल्स टू -6 और k इज इक्वल्स टू 2 माइनस गॉट कैंसिल 3 to the 6, तो k आ गया 2, दैट मीन्स कि जो हमने रेशो मानी थी k/1 वो आ गई हमारे पास 2/1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिगर्स फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल R। दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड PQR। यहाँ पर ABC में B पे एंगल दिया 30, C पे 20 दिया है और तीनों साइड्स गिवन है 45, 63 और 72। और PQR ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल गिवन है 130 डिग्री और दो साइड्स गिवन है 7 and 5। तो देख के पता चल रहा है सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं।
ट्राइंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, तो वहां से 30 + 20 50, तो 180 - 50 ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो का सम 180 से माइनस करेंगे, थर्ड एंगल मिल जाएगा 130। अब देखिए 130 130 एक एंगल कॉमन आ गया दोनों में सेम, और अब देखते हैं कि साइड्स की रेशो बन रही है, तो 7 9 63 और 5 9 45, तो रेशो भी बन रही है। कैसे लिखते हैं हम इसको, देखिए ए बी साइड की रेशो किससे बन रही है, 5 9 यानी कि 5 ये क्या है, क्यू आर, ये है 45/5, काट के आ गया 9/1। अब इस वाली साइड का 7 9 63, यहाँ पे रेशो बन रही है, दैट इज AC/PQ। AC है 63, PQ है 7, ये भी काट के रेशो बन रही है 9/1। और दोनों साइड जो जिनकी रेशोस आई सेम हमारे पास, इनके जो दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल आई उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q, बोथ आर 130। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर आ गई। ट्राइंगल किसके सिमिलर है, अब देखिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है सिमिलैरिटी में। तो देखिए ए पे एंगल Q, A और Q बराबर है, तो ए की जगह एंगल Q आएगा। अब यहाँ पे BC है, तो क्या हमारे पास PR आएगा या RP, तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए A के नीचे मैंने यहाँ पे Q लिखा है, तो यहाँ भी A के नीचे Q लिख दें, इसको PQ की जगह QP लिख सकते हैं, वन एंड सेम थी। थोड़ा इजी कर रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो देखिए B R के बराबर आ गया और C P के बराबर, तो B R के बराबर और C P के बराबर, तो बन गई सिमिलैरिटी। कौन सा रूल बना, साइड एंगल साइड, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो यहाँ से पता चल गया B का कॉरेस्पॉन्डिंग्स R से बन रहा है, यानी कि B और R बराबर हैं, तो B है आपका 30, तो R भी कितना आ गया 30, तो ये R आ गया आपके पास 30 डिग्री। वैसे ही C के कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है P के साथ, तो C आ गया P के बराबर, दैट इज 20 डिग्री। तो P और R इनकी 20 एंड 30, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ एंगल AOB इज 95, देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ विल बी। तो AOB दिया है 95, पूछा है ABQ, ये वाला एंगल पूछा है आपसे। तो यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन, सर्कल्स का क्वेश्चन है ये, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये आपका सर्कल बना है, और ये ट्राइंगल है, और ये टेंजेंट जा रही है यहाँ से, दिस इज योर PQ, और ये एंगल है B0 और A, और ये आपसे पूछा है, ये आपको दिया है 95। ठीक है, तो अब देखिए ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर होंगे, इनकी ट्राइंगल क्या होगी, आइसोसेलेस। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें यहाँ पे, 95 + x + x यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 4 2 2 2 5 x आ गया 42.5। अब हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल पे जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि ये रेडियस यहाँ पे टोटल कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो 90 में से x माइनस कर दें तो हमें ABQ मिल जाएगा। ठीक है, एंगल ABQ कितना हो जाएगा, 90 - x, तो भी 90 - x अभी निकाला हमने 42.5, तो ये माइनस करके आ गया 47.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC हैविंग AB 10, BC 12 एंड CA 28 सेंटीमीटर टचिंग द साइड्स DEF रिस्पेक्टिवली, देन AD + BE + CF इज हाउ मच। तो ये फिगर आपको गिवन है, सर्कल इंस्क्राइब यानी कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है। अगर आपको फिगर नहीं दी हो तो भी आप इस इन्फॉर्मेशन से खुद फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इंस्क्राइब मतलब अंदर बना है, कौन, सर्कल, किसके, ट्राइंगल के अंदर बना है। तो ट्राइंगल है ABC और ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है DEF, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये साइड्स दिए हैं 10 28 और 12, और आपको पूछा है AD नहीं पता, हमें इसे x मान ले, BE पूछा है, B को y मान ले, और CF पूछा है, CF को z मान ले। ठीक है, वैसे उसका शॉर्टकट भी है, वो भी बताती हूँ आपको। तो हमें बेसिकली x + y + z पूछा है, इसमें से कैसे, अगर ये x है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया 10 - x, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए
पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर कितनी है हमारे पास, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 12 प्लस 28 दैट इज योर 50। तो वैसे तो देखिए सेमी पेरीमीटर होती है, इनका हाफ इसी का हाफ कर लें तो आंसर आ जाएगा 25, वो हमें ओरली पता है। बट सॉल्व कैसे करना, तो देखिए दो इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो दो टेंजेंट्स खींचते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट्स खींच सकते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो अगर ये y है तो ऑब्वियसली ये भी y होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ से क्या क्या इक्वेशंस बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस जेड इज इक्वल टू 28, y प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो तीन इक्वेशंस बनाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड है y प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, नेक्स्ट है x प्लस z इज इक्वल टू 28। सबको ऐड कर लें, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सबको ऐड कर लें 50 आ जाएगा, 2 से परे जाके डिवाइड कर दें तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, वो उसकी सेमी पेरीमीटर ही होती है, तो आंसर विल बी 25। तो कौन सी ऑप्शन है करेक्ट, तो ऑप्शन है बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस कॉसिक अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, चार ऑप्शंस दिए हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा की कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आई थिंक सभी को पता होगा, कॉसिक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉसिक स्क्वायर अल्फा, हमें कॉट चाहिए -1, इसको इधर ले आए तो ये मिल गया हमें कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉसिक स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर अल्फा -1, और 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, नीचे है 1 प्लस कॉसिक अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है 1 प्लस यहाँ पे a दैट इज कॉसिक अल्फा a प्लस b इंटू a माइनस b, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉसिक अल्फा। तो ये कट हो गया आपके पास, तो बचा 1 प्लस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो 1 माइनस 1, तो आंसर इज योर कॉसिक अल्फा। और सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, कॉट की जगह आप कॉस अपॉन साइन कर सकते हो, 1 अपॉन साइन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपके पास सेम ही आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन टेन थीटा इज। तो कॉस थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, और टेन थीटा होता है p ओवर b दैट इज 3, और b तो हमें पहले पता है 4। तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर इज। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लैडर है वॉल, ये वॉल मान लिया हमने, तो वॉल के अगेंस्ट यानी कि साथ टिकाया आपने लैडर को। तो ये लैडर जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और लैडर का फुट जो है ये टॉप है तो ये फुट होगा। फुट जो है वॉल से कितना अवे है, तो कहता है 2 मीटर अवे है, और लैडर की लेंथ हमसे पूछी है, यानी कि अब देखिए इसको अगर मैं नाम दे दूं दिस इज ABC, तो लैडर की लेंथ निकालनी है दैट इज AB, और कौन सी साइड गिवन है, BC गिवन है। तो जो साइड निकालनी है उसे न्यूमरेटर बनाइए, जो साइड गिवन है उसे डिनोमिनेटर बनाइए, फिर देखिए कि कौन सी रेशो बन रही है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है दिस इज H, और BC जिस पे एंगल बना है वो है बेस। तो H ओवर B क्या होता है, H ओवर B होता है आपका सीकेंट। तो सीकेंट थीटा दैट इज सीकेंट 60। तो AB इज इक्वल्स टू BC पर जाके मल्टीप्लाई होगा, BC की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट 60।
तो cos 60 होता है 1/2, तो ये होता है 2, तो 2/2 इंटू 2 इज 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next है question number 14. In a circle of radius 14 centimeter, an arc subtends an angle of 120 degree at the center. If root 3 की value दी है 1.73, then the area of that segment of the circle is. तो simple area of segment का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए सेगमेंट निकालना है हमें। क्या बोला है? सर्कल जिसकी रेडियस है कितनी? 14। तो ये हमने रेडियस ले ली ओ ए, ये है 14 और कहता है आर्क जो है वो 120 का एंगल बना रही है। तो ये ए बी आर्क हमने मान ली, यहाँ पे 120 का एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, वैसे तो ऑब्ट्यूस बनेगा, जो हमने एक्यूट कर लिया पर डजेंट मैटर। और यहाँ पे अगर इस कॉर्ड को मिला लें तो ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें पूरा ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकालना होगा, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो सेक्टर का एरिया तो सिंपल है θ/360 πr², लेकिन ट्राइंगल के लिए हमें, तो ट्राइंगल को मैं अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये है 120 डिग्री और ये रेडियस, तो दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो बेस एंगल्स बराबर होंगे एंगल सम से। अगर ये भी x है ये भी x है तो x + 120 इज 180। तो वहाँ से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ उसको। ये है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये है 120 डिग्री। तो ट्रायंगल है ये ओ ए बी। तो अब यहाँ से हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो उसका मीडियन भी होगा, यानी कि इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ओ ए बी, इस पॉइंट को पी ले लिया। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फॉर्मूला लगाना है हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पूरा बेस है दैट इज ए बी और ये पूरी हाइट यानी कि ओ पी। तो हमें ए बी चाहिए और ओ पी चाहिए। ए पी को ये पी बाइसेक्ट करा ए बी को, तो ए पी और पी भी बराबर होंगे, तो खाली ए पी निकालें, उसको 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला और ये है 30 डिग्री। ये है ओ ए और पी और ये साइड गिवन है हमें 14। तो एक हमें ये निकालनी है, एक ये निकालनी है। तो पहले ओ पी निकाल लेते हैं। ओ पी अपॉन जो साइड गिवन है दैट इज ओ ए। तो ओ पी क्या है? एंगल के सामने दैट इज परपेंडिकुलर और ओ है हाइपोटेन्यूज। तो पी ओवर एच क्या होता है? साइन। तो दैट इज योर साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू आ गई, ओ ए पर जाके मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू साइन 30 इज 1/2, तो वैल्यू आ गई 7। तो ये ओ पी हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। वैसे अब ए पी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए पी अपॉन गिवन क्या है? ओ ए, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज योर cos 30। तो यहाँ से ए पी आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय cos 30 इज √3/2, तो आ गया 7√3। ठीक है, तो हमें ए पी नहीं चाहिए, हमें तो पूरा ए बी चाहिए। तो देयरफॉर ए बी इज 2 टाइम ए पी है, तो 2 इंटू 7√3, ये हो गया आपका 14√3। तो ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस ये पूरा ए बी हमारे पास आ गया है 14√3 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर आया हमारे पास 7। ठीक है, तो 2 7 तो 49√3। तो दैट इज 49 इंटू 1.73। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेट करके 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया होता है आपका θ/360 πr²। थीटा है 120 एंड कंप्लीट एंगल 360, पाई है 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, 7 2 3 बाकी कुछ नहीं कटेगा। ये आ गया 44 14 तो 6 16/3 सॉल्व करके आ गया 3 1 3 2 6 3 5 15 3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट हो गया दैट इज योर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया है 205.33 और इसका 84.77। तो आ गया 650 कर लिया था 82 120.56।
तो ये है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर कैसे बनेगा, तो जब पेंडुलम जो है वो स्विंग करता है, ठीक है, तो ये आपका वॉल है मान लिया, और यहाँ से ये पेंडुलम लटका है आपका, ये पेंडुलम है, तो ये स्विंग कर रहा है, तो स्विंग करते हुए ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, तो ऐसे ये जो आर्क की लेंथ है मान लिया यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दिस इज ए बी, तो ये आर्क की लेंथ दी है 8.8। इस तरह से बनाएंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लेंथ ऑफ आर्क का, और ये आर्क जो है वो कितना एंगल बना रही है, तो दिस इज सबटेंडिंग 30 डिग्री। तो ये दे रखा है हमारे पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी। वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे आ गया आपका θ/360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, दैट इज गिवन टू यू 8.8। थीटा, यहाँ पे हमें आर निकालना है, जो आपकी पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो हमें आर निकालना है, वही होगी आपकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आर को यहाँ पे रख के बाकी पर भेजेंगे। तो थीटा आपका 30, यहाँ पे 30 डाल लेते हैं, 3 12 और 2 6, तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल्स टू 8.8, ये 6 से डिवाइड कर रहा पर मल्टीप्लाई करेगा, और पाई नीचे जाएगा, यानी कि 22 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। ठीक है, तो 22 4 सा 0.4 आ गया, 2.4 इंटू 7 16.8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज। तो एक डाई को अगर आप एक ही बार थ्रो करते हो तो हमारे पास 6 आउटकम्स आती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से 2 इवन है, 4 इवन है, 6 है। कितने नंबर्स इवन है, 3, और टोटल नंबर कितने, 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स वो ऊपर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे आते हैं, वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 17 भी प्रोबेबिलिटी का है। 3 rotten eggs are mixed with 12 good ones, 1 egg is chosen at random, the probability of choosing a rotten egg is। देखो 3 rotten सड़े हुए एग थे और 12 अच्छे वाले थे, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल हो गए 15। अब पूछा है खराब वाले की प्रोबेबिलिटी, तो जितने खराब हैं वो ऊपर अपॉन में टोटल, तो 3 खराब हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन में टोटल आएंगे 3 + 12 दैट इज 15, तो रिड्यूस करेंगे तो 1/5, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। मार्क्स दिए हैं <10, <20, <30, <40, <50, <60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 3 12 27 57 75 80। देन द मॉडल क्लास, तो आपको मॉडल क्लास निकालनी है, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, बट जो आपका जब यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन टाइप से दिया होता है इंटरवल, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कुमुलेटिव होती है, बट यहाँ में हमें कुमुलेटिव नहीं चाहिए, यानी कि हमें नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखिए, अगर हम यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं ये <10 है, इसको अगर मैं 10 का इंटरवल मान लूँ तो 0 to 10 लिख सकते हैं इसको, और ये <20 में वैसे 0 से 20 तक सारे आ रहे हैं, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें 10 के इंटरवल की निकालनी है। तो नेक्स्ट इंटरवल मेरा बन जाएगा 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो यहाँ तक इंटरवल है 60। तो आपको CF दिया है, कुमुलेटिव दिए, दिस इज योर 3, दिस इज 12, दिस इज 27, 57, 75 और 80। ठीक है, तो अभी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, माइनस करके 3 एज इट इज। अब ये 12 किसके, 0 से लेके 20, लेकिन हमें तो 10 से 20 तक चाहिए, तो यानी कि 0 to 10 वाले हमें माइनस करने होंगे, यानी कि 12 में से 3 माइनस करना होगा, 12 - 3 इज 9। वैसे ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 30 तक की है, लेकिन हमें तो सिर्फ 20 to 30 चाहिए, यानी कि से 0 से 20 वाली जो है, 0 से 20 वाली वो हमें माइनस करनी होगी, तो 27 - 12 इज 5 15। इसको माइनस कर लेंगे ऐसे ही, तो ये 30, इसको करेंगे तो 8 6 6 ठीक है, और 80 - 15 इज 5।
अब हमें पूछा है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में देखना CF में नहीं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? 30, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन है? ये। तो हमारे आंसर क्या आ गया? द मॉडल क्लास इज 30 to 40। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 30 to 40, ऑप्शन ए। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सेमी सर्कल और उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट किया है, दोनों की रेडियस सेम है 7 और हाइट है 1 मीटर। तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकालना पड़ेगी, कितना क्लॉथ इसको कवर कर सकता है। दैट मीन्स कि हमें एरिया की बात कर रहा है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो एरिया ऑफ कोन होता है πRL और हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। तो सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 1 मीटर है, ये 7 मीटर है। तो 7 स्क्वायर 49 + 1 50। तो ये आ गया √50, जिसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया टोटल हो जाएगा, πr कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचा l + 2r, पाई 22/7, r 7 दिया, स्लांट हाइट आ गई 5√2 + 2 7 सा 14। तो ये आ गया 7 7 22, 5√2। तो √2 की मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल दूँ, दैट इज़ 1.414 + 14। तो ये सॉल्व करके आता है 5 4 = 20, 7.07 और प्लस 14। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 22 × 21.07। तो ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है जितना दिया है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 463 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट। आप पूरा कैलकुलेट कर लेना इसको। बट देखिए यहाँ पे यूनिट्स हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास मीटर यानी कि जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में है। तो ये तो वैसे फॉल्स हो गया, ठीक है। तो असर्शन हो गया हमारे पास फॉल्स। अब रीजन पे आते हैं। तो रीजन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr। तो हाँ जी वो करेक्ट है, तो रीजन इज ट्रू। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी? करेक्ट ऑप्शन विल बी, हाँ जी, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय द फॉर्मूला Sn = 2n + 2a + n - तो ये तो फॉर्मूला ही गलत है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। तो असर्शन तो हो गया हमारा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो AP दिए हमें 2 5 a डैश। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 - 2 3 हो गया। सम ऑफ 15 टर्म्स होगा n/2 × 2a + 14d, d है 3। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15/2, 2 2 = 4, 14 3 = 42। तो आ गया 46। 15/2, 223। तो ये आ गया आपका 15 3 = 15 2 = तो 345। यस, तो सम आ गया 345। तो S ऑफ सम ऑफ 15 टर्म्स तो करेक्ट है, यानी कि रीजन तो है आपका ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो ऑप्शन करेक्ट बैठेगा हमारा असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। तो ये हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन B करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।